हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित सिंह और मैं बायोलॉजी फैकल्टी हूँ इम्पल्स विद्या कैंपस डिग्री ऑल्सो रोहतास में। आज एक बहुत ही आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। यहाँ एक अध्यापक हैं जिनका नाम है आशुतोष सर। ये बायोडायनेमिक्स के बायोलॉजी मेंटर हैं और उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर बताए हैं। आइए देखते हैं कि उनके आंसर कितने हैं और उनको नॉलेज कितनी है अपने सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? नर्सरी है बाकी तो ब्रोड क्वेश्चन या फिर इनमें से कोई। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सर ने गलती की और क्या सर ने गलत बताया। शायद गलत बताए या इन्हें कंफ्यूजन हुआ या इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। सर ने कहा कि परागकण मुख्यतः है पहला स्पोरोफाइट, दूसरा युग्मक, तीसरा नर युग्मक और चौथा इसमें से कोई नहीं। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है पॉलिन ग्रेन रिप्रेजेंट। पॉलिन ग्रेन किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला है स्पोरोफाइट का, दूसरा है गैमेटोफाइट का, तीसरा है मेल गैमेटोफाइट का और चौथा है नॉन ऑफ दीज का। ध्यान से पहले सुनिए कि सर कहे क्या है। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नर युग्मक, मेल गैमेटोफाइट। लिखवाया भी है सबसे पहला लाइन कॉपी में। सर ने कहा कि जो परागकण है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नर युग्मक। ठीक बात। यहाँ पे कहा पॉलिन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को। ठीक बात। लेकिन मेल गैमेटोफाइट का हिंदी में मतलब होता है नर युग्मकोद्भृत। क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है हिंदी में नर युग्मकोद्भृत। नर युग्मकोद्भृत। और नर युग्मक का इंग्लिश में मतलब होता है मेल गैमेट। तो परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो परागकण प्रतिनिधित्व करता है मेल गैमेट का। ये तो इंग्लिश में सही ऑप्शन है, लेकिन इसको हिंदी में नर युग्मक नहीं कहते। क्या कहते हैं बेटा? नर युग्मकोद्भृत कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया आपका कि परागकण मुख्यतः है तो आपको नर युग्मक नहीं मारना है, आपको क्या मारना है? नर युग्मकोद्भृत। ये करेक्ट ऑप्शन है। और सर ने क्या कहा? याद करिए बच्चों, हमने आपको कॉपी में पहली लाइन लिखवाई थी कि परागकण क्या है? नर युग्मक। यानी कि सर ने गलत लिखवाया है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि परागकण नर युग्मक नहीं बल्कि नर युग्मकोद्भृत है। नर युग्मकोद्भृत एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ऐसी संरचना जिसके अंदर युग्मक बनते हैं उन्हें कहते हैं युग्मकोद्भृत अर्थात गैमेटोफाइट। तो अगर नर युग्मक बनेगा तो कहेंगे नर युग्मकोद्भृत और मादा युग्मक बनेगा तो कहेंगे मादा युग्मकोद्भृत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भित्ति होता है मतलब माइटोसिस पॉलीप्लॉइडी। तो करेक्ट। आइए बच्चों, सर ने अगला क्वेश्चन दिया है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी, यहाँ पे लिखा है चलाजा, तीसरा लिखा है गुरु बीजाणु और चौथा लिखा है बेटा लघु बीजाणु। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। फर्स्ट मेगास्पोरेंजियम, सेकंड चलाजा, थर्ड मेगास्पोर और फोर्थ माइक्रोस्पोर। चलिए देखते हैं सर ने आंसर क्या बताया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ए, मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी। चलिए, यानी कि ऑप्शन सर ने क्या बताया? ए, गुरु बीजाणु धानी यानी कि मेगास्पोरेंजियम। आइए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं मेगास्पोरेंजियम क्या है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को कहा जाता है। मेगास्पोरेंजियम किसको कहते हैं? ओव्यूल को। यानी कि ओव्यूल के अंदर एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। और सेल के नाम से इसके अर्थ में क्या निकल आए? यह कोशिका किसकी माता है? गुरु बीजाणु की। यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बेटा गुरु बीजाणुधारी नहीं, क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरेंजियम नहीं बल्कि क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है। और आपको याद होगा मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मेयोसिस डिवीजन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कई सारे गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और सर ने क्या कहा? गुरु बीजाणु धानी, मतलब जिस थैली के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित है उस कोशिका से वो थैली बनेगी जिसके अंदर वो है। तो सर को ने गलत कैसे किया? यहाँ पे ए और बी दो ऑप्शन ऊपर नीचे थे
ऑप्शन करेक्ट लगा था सी पे, लेकिन सर हो गए कंफ्यूज। उन्होंने क्या बताया? गुरु बिजाड़ू धान्य। बल्कि सही ऑप्शन क्या है बेटा? गुरु बिजाड़ू। ठीक। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते बच्चों हमको एक पैटर्न भी नजर आया। सर उतना ही बताते हैं जितना बोर्ड पे लिखा है, ना ज्यादा ना कम। हमको ऐसा लगता है कि अगर ये निशान न लगे तो सर खुद ही फेल हो जाएंगे पेपर में। और अगर ये वीडियो किसी गार्जियन के पास जा रहा है तो उन गार्जियन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन सर के पास बुक लेके जाएं और पूछें कि जो पैसा आप दे रहे हैं, जो हम पैसा दे रहे हैं, क्या उसका ये सही उपयोग है? क्या टीचर को इसे पढ़ाना चाहिए? पैसा लेने के बाद 12वीं की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण उम्र का पड़ाव होता है। अगर उस समय अगर बच्चा इस तरीके से जवाब लिखेगा तो वो अपने जीवन में क्या ही कर पाएगा? 12th फेल होगा तो गार्जियन कहेंगे कि बच्चा हमारा फेल हो गया क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन असली गलती किसके अंदर है? इन जैसे मास्टरों की। तो ऐसे मास्टरों के पास अपने बच्चे को भविष्य बर्बाद करने से बचे। और कृपया अपने बच्चों को पूछे कि कहाँ पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ें, यहाँ कोई जरूरत है, आपको जहाँ पढ़ना है कहाँ पढ़ें, लेकिन अध्यापक का चयन करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आपका भविष्य निर्धारण होगा। और इन सभी टीचरों तरीके के आंसर आप बताकर बच्चे का पूरा साल बर्बाद करें। पैसा तो चलिए आप जिंदगी में बहुत सारा कमा लेंगे, लेकिन जो एक साल उसका बीत जाएगा वो उसके पास कभी वापस नहीं आएगा। और जो वो आज चीजें सीख रहा है, कहीं ना कहीं आगे जीवन में कोई भी एग्जाम देगा तो उसके दिमाग में हमेशा यही गलत चीजें भरी रहेगी और वो अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो कभी भी अपने बच्चों को किसी भी अध्यापक के पास भेजने से पहले उसको सही तरीके से जांचें, उनके बारे में पता करें, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। और जो टीचर बिना देखे कुछ नहीं लिखवा सकता, नहीं बोल सकता, उसको क्या ही पता। और उनको बताते हैं ये कि हमें 7 सालों का तजुर्बा है। ये तो अभी क्लाइमेक्स है, अभी पिक्चर अभी 4 दिन और आएगी, इंतजार करिएगा। आइए अगला देखने में नारी उन्मत्ता उच्च ये आवरण है क्या? भ्रूणीय अक्ष। अगला क्वेश्चन सहायक ये आप लोग को 25 लिखेगा 25 कुछ भी ठीक है या था फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसके 4 ऑप्शन ये रहा। पॉलीगोनम। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? मतलब ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है इन 4 ऑप्शन में किसमें पाया जाता है? सबसे पहली बात बता देते हैं आपको हम ये बेटा कि जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी-कभी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बाहर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है ज्यादातर पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में और कुछ एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि सर ने ऑप्शन क्या बताया है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। पाइसन सटाइवम, सोलेनम निग्रम, हेलियांथस अनुवस, यानी इंग्लिश में से पॉलीगोनम, पाइसन सटाइवम, सोलेनम निग्रम या हेलियांथस एनस। बताइए तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या दिया हुआ है? बी। टिक कर लीजिएगा, पाइसन सटाइवम। बेटा अगर आपने ये क्वेश्चन टिक किया तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। आंसर आपको सही पता होना चाहिए। देखिए बाबू, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और जिस एंजियोस्पर्म में पाया जाता है उसका नाम है बेटा पॉलीगोनम। शायद ये सिलेबस से बाहर का था तो शायद सर ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कम से कम आंसर बताने से पहले एक बार गूगल कर लिए होते तो गूगल बाबा ने सही आंसर दे दिया होता। ठीक है, आइए आपको हम बता देते हैं कि जो पाइसन सटाइवम होता है बेटा उसमें कौन सा ओव्यूल पाया जाता है। तो पाइसन सटाइवम में जो ओव्यूल पाया जाता है बेटा उस ओव्यूल को कहते हैं कैम्फिलोट्रोपस। क्या कहते हैं बेटा? कैम्फिलोट्रोपस। क्या कहते हैं? कैम्फिलोट्रोपस, है ना। तो अगर पूछे कि किसमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है तो आपको आंसर क्या लगाना है बेटा? पॉलीगोनम, ना कि पाइसन सटाइवम। अगर पाइसन सटाइवम लगाया तो बेटा अगर नीट का क्वेश्चन है तो 4 नंबर गए फ्री में और एक माइनस नंबर भी गया, और अगर बिहार बोर्ड का है तो बेटा 1 नंबर गया, हो सकता है 1 नंबर से आप फेल भी हो जाए। तो कृपया इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे। कहीं ऑप्शन में अगर इनमें से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? 4 इसके ऑप्शन है, तुरंत मैंने बताया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कीट, तीसरा ऑप्शन है हवा और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों।
मतलब इंग्लिश में है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर हाइसिंथ इज पॉलिनेटेड, वाटर, इंसेक्ट, विंड, और डी है बोथ बी एंड सी। आइए एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हम आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी ने जब वाटर पॉलिनेशन बताया तो उसके अंदर एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि दो पौधों के नाम बताए जिसके नाम के आगे वाटर लगा है, लेकिन उसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। एक का नाम है वाटर हाइसिंथ और दूसरे का नाम है वाटर लिली। इसमें पॉलिनेशन होता है विंड और इंसेक्ट के थ्रू। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। पहला तो ऑप्शन गलत बताया, उसके बाद इन्होंने जो कहा कि अगर आपको ऑप्शन में बी ना मिले तो आप क्या मारिएगा? अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर कीटों द्वारा। कहीं ऑप्शन में अगर कीट नहीं होगा तो जल होगा, तो जल आप बता दीजिए। क्या बोला सर ने कि अगर ऑप्शन में आपको इंसेक्ट ना मिले तो क्या मार दीजिएगा? वाटर मार दीजिएगा। भाई एक्सेप्शन है, क्वेश्चन अगर दिया है तो आंसर भी देगा, बिना आंसर के क्वेश्चन का कोई मतलब है? या तो इंसेक्ट दे देगा या विंड देगा या दोनों दे देगा। भाई तो कभी जिंदगी में नहीं होगा भाई। ये तो एनसीईआरटी में है। और तुम ही ने कहीं सर का हमने एक बार नोट्स भी देखा था, तो सर ने जो चैप्टर डलवाया लैंगिक पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वहां पे सबसे पहला पॉइंट पहली लाइन लिखवाई है उन्होंने कि आवृतबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन होता है, अपवाद जलकुंभी में लैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता। तो जब जलकुंभी में लैंगिक जनन होता है नहीं तो भाई परागण कहाँ है? मतलब पहला लाइन गलत लिखवाया और यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन भी गलत बताया। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आते हैं और ये नीट में भी पूछा जाता है। बच्चों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि जलकुंभी में परागण किससे होता है तो ऑप्शन जाना चाहिए डी, इंसेक्ट और विंड, ना कि वाटर। ये कभी भी अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आप फेल भी होंगे और आपके माता पिता इतने थप्पड़ मारेंगे आपको कि आपका मिजाज हो जाएगा बेटा दुरुस्त। और रही बात बेटा सर की, तो सर को जो नॉलेज है वो तो आपने देख ही लिया। और ऐसे वीडियो अभी बहुत सारे इनके नॉलेज के प्रूफ है हमारे पास, और ये धमकी दे रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। हमारा चलिए खत्म करते हैं, इंतजार करेंगे। बाकी जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हैं तो हम आपके हैं, बस आप गुरु हैं, आप खुद ही समझदार हैं, समझ जाइएगा।